नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज के शो में हम खास चर्चा करने वाले हैं आपके नौनिहालों के भविष्य से जुड़ी हुई। जी हाँ, और आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि छोटे शहरों और कस्बों के बड़े बड़े सपने जिसे पूरा करने के लिए इन जगहों से आए स्टूडेंट्स अपनी जी तोड़ मेहनत और टैलेंट के दम पर हासिल करना चाहते हैं और इसी कड़ी में उनका सामना होता है उन संस्थाओं से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की शक्ल में पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर्स, डॉक्टर बनने की चाह को ये कोचिंग संस्थान अपने भ्रामक और फर्जी दावों के जरिए इनकैश करते हैं। जी हाँ, फर्जी और भ्रामक ऐड के जरिए स्टूडेंट्स को कलेक्टर और एसपी बनाने का सपना दिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट अब अपना खेल नहीं खेल पाएंगे। सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नकेल कसने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। सबसे पहले पूरी खबर जानते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित से। जी समीर, बताएं आखिर क्या है पूरी जानकारी, किस तरह का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है? जी देखिए, देश में हजारों लाखों छात्रों का यह सपना होता है कि वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करें, वो आईआईटी में दाखिला पाएं और इन लाखों सपनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी कि इन छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में लाने के लिए तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं देश के अलग अलग राज्यों में, वो क्या करते हैं कि भ्रामक दावे करते हैं, वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इनकरेक्ट जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके जरिए ये स्थिति पैदा होती है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और इसी पर रोक लगाने के लिए सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीसीपीए ने ये गाइडलाइन जारी करी हैं। होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं कि आपने कई बार देखा होगा कि जो आईटी के लिए जो तैयारियां होती हैं, नीट की या जेईई की जो तैयारियां हैं, इसमें एक ही बच्चे की फोटो जो एआईआर रैंक लेकर के आया है, मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी, उस एक बच्चे की फोटो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने यहाँ ये कहकर के दावे के साथ दिखाते हैं कि जी इसने तैयारी हमारे यहाँ से की। और ऐसे ही भ्रामक स्थिति ना आए, कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में, उनको ये पता हो पाए कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या दावे हैं, कौन से सही है, कौन से गलत है, और फिर उसके आधार पर वो फैसला लें। इसी स्थिति के लिए इन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए सीसीपीए ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो भी कोचिंग सेंटर ये जो एडवर्टीजमेंट जारी करता है वो तथ्यों के आधार पर हो, सही जानकारी उपलब्ध कराए, और ऐसा नहीं करने पर सीसीपीए दो तरीके से एक्शन लेगा। एक तो स्यू मोटो, यानी कि अगर मामला संज्ञान में आता है कि एडवर्टीजमेंट गलत है तो वो अपना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर सकता है, और दूसरा अगर उनको कंप्लेंट पेरेंट्स से या कंज्यूमर से मिलती है तो इसमें शुरुआत में 10 लाख रुपए का जो फाइनेंशियल पेनाल्टी है वो 50 लाख तक जा सकती है, और उसके बाद ये भी एक्शन हो सकता है कि जो एडवर्टीजमेंट राइट हैं वो भी कैंसिल किए जा सकते हैं। तो कड़े एक्शन का प्रावधान इसमें रखा गया है। फिलहाल ये गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि कम से कम इससे एक स्थिति में स्पष्टता आएगी और ये जो भ्रामक विज्ञापन कोचिंग सेंटर चलाते हैं जिनकी आड़ में इन हजारों लाखों छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, इस पर कम से कम कुछ हद तक लगाम लगेगी और एक ट्रांसपेरेंसी लाने में कामयाबी मिल पाएगी। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ स्वाति जैन हैं जो कि डायरेक्टर हैं ओसवाल बुक्स से, शिक्षा क्षेत्र से काफ़ी करीब से जुड़ी हुई हैं और जाहिर सी बात है कि काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाती हैं कि आखिर ये जो पूरी दुनिया है वो किस तरह से अब प्रतियोगी होती जा रही है और ये बाजार की भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमें तो सबसे पहले ये बताइए, जो मेरी सबसे पहले इस पूरे एक्शन प्लान को लेकर जो सबसे पहला सवाल यही है कि इसे किस तरह से देखा जा रहा है। मतलब पहला मेरे मन में तो एक सवाल आता है कि शायद ये एक्शन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, वो अब इस पे पूरा एक्शन प्लान बन रहा है और जुर्माने और बाकी चीज़ों की बात की जा रही है, लेकिन ये जो पूरा तंत्र है कोचिंग का, इसमें हम देखते हैं कि इतना पैसा है कि शायद इसकी फिजिबिलिटी और इसके एक्शन और प्लान पे भी बहुत कई सारे लूप होल्स नजर आ सकते हैं। फिर भी कैसे देख रही हैं आप इस पूरे एक्शन को? स्वाति, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। थैंक यू सो मच मुझे शो पे लेने के लिए। मैं
पूरी तरह से वेलकम करती हूँ इस पर्टिकुलर जजमेंट को। और जैसे कि आपने सही कहा, ये बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत मल्टीपल लेयर्स पे स्टूडेंट्स की लाइव्स के साथ खेल रहा है। सबसे पहला है फियर। हर जगह एक फियर का माहौल बनाना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एजेंडा बन चुका है। ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि अगर कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन किया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, और उसकी फैमिली को भी ये विश्वास दिलाया जाता है कि सक्सेस इक्वेट्स टू जॉइनिंग अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई थिंक दिस इज ट्रूली फॉल्स, बिकॉज ये हर लेवल पे गलत है। बच्चे की खुद की पढ़ाई, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, और बहुत चीजें हैं, जैसे कि सर्वे ने भी कहा 60% बच्चे ये कहते हैं कि हमारा सेल्फ स्टडी और स्कूल में इन्वॉल्वमेंट वाज द बिगेस्ट मार्कर फॉर आवर सक्सेस। तो कोचिंग सेंटर्स का ये क्लेम करना कि वो टॉपर्स क्रिएट करते हैं और अगर उनको ज्वाइन नहीं किया तो स्टूडेंट के लिए सक्सेस इज इम्पॉसिबल। दूसरी चीज, ये एक लाइज, एक झूठ पे बेस्ड है, जो दो तरह से कहा जा रहा है। पहला ये कहा जा रहा है, सारे इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं, जो चुनिंदा टॉपर्स हैं, हर इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि ये हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के टॉपर बना है। एक तो वो झूठ है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टॉपर एक ही इंस्टीट्यूट में होता है, तो द होल प्रिमाइसेस ऑन विच द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर मार्केटिंग इज फॉल्स। दूसरी चीज जो मैं झूठ समझती हूँ वो ये है, और जो मुझे भी लगता है, कि हम 100% किसी की भी सक्सेस क्लेम नहीं कर सकते। अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कह रहा है 100% सक्सेस गारंटीड, वो एक ट्रैप है, और उस ट्रैप में लाखों करोड़ों बच्चे और फैमिलीज पढ़ते हैं। ये एक इमोशनल लेवल पे बच्चों के साथ खेलना है। तो मुझे नहीं लगता, ये एक वी नीड अ चेंज इन पर्सपेक्टिव। हमारी जो एनईपी, एनसीएफ, ये सारी सारी थ्योरीज है, वो ये कहती हैं कि सिर्फ मार्क्स से एक बच्चे को जज नहीं कर सकते। होलिस्टिक लर्निंग, जब एक बच्चा एक एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, वो उसमें और कितनी ट्रेड्स सीख रहा है, बच्चा वो भी तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा है। तो हमें एज एडुकेटर्स, एज पब्लिशर्स, एज पीपल इन दिस इकोसिस्टम, हमें एक ये सेंटिमेंट फैलाना है कि इट इज नॉट जस्ट मार्क्स। आप एक बच्चे को, उसने एक बिल्कुल एग्जाम क्लियर बिल्कुल, किया बहुत अहम बात या आपने कही है, और ये शायद सबसे ज़रूरी है। जिस ट्रैप में लोग फंसते हैं, हम अक्सर कहाँ फंसते हैं? जहाँ हमें जानकारी नहीं होती है, हमें बस चमक नज़र आती है, और शायद वो चमक हमें उसकी ओर खींचती है। हमें वो होर्डिंग्स, उनका ताना बाना और उनके कम्युनिकेट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें अपने पूरी तरह से उस माहौल में फंसा लेती हैं। डॉक्टर प्रतिभा जैन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, फाउंडर और सीईओ हैं एडू अब्रॉड से। डॉक्टर प्रतिभा, एक बार फिर आपका स्वागत। पहले भी आप हमारी इस तरह की चर्चाओं में आती रही हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि अब क्या इतने से ही काम चल जाएगा? मतलब आप भी इस पूरे एक्शन प्लान से गुजरी होंगी, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा, या लगता है आपको कि और सख्ती की आवश्यकता है? इतना अगर मोल पे आए, अगर ये एक्चुअली इम्प्लाई हो, तब ये फायदेमंद है। क्योंकि लॉस तो बहुत अच्छा है, जो ये आया है, देर से आया है, बहुत अच्छा है, काफी डीप भी गया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको अमल करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी इनके पास पीपल हैं जो इसको, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना ज्यादा फैला हुआ है, वो लोग इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, ये सवाल उठता है। तो आई थिंक एक लॉ अपनी जगह है, बट एक सोसाइटी में जागरूक करना कि भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर इतना भरोसा मत कीजिए। पेरेंट्स में एक विकल्प लाने की जरूरत है, उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि अगर मेरा बच्चा आईआईटी में नहीं पढ़ा या टॉप 1 में नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि हम हर बच्चे को एक ही तराजू में तोलते हैं, एंड ये सबसे बड़ा, ये जो एडवर्टाइजिंग का जो एक इम्पैक्ट है, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जिसके लिए हमें पेरेंट्स की मदद की जरूरत है। लॉ से ज्यादा सोशल चेंज से ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तब अपने आप ये इंस्टीट्यूट्स को मानना पड़ेगा कि
एक प्रीवियस स्पीकर ने बोला होलिस्टिक लर्निंग इज बेटर, ये तो रोट लर्निंग करा रहे हैं, बच्चा लैब्स भी नहीं अटेंड करता और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एक रोबोटिक लर्नर की तरह वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर करता है, कोई उसमें एप्लीकेशन बेस नहीं है, कोई तो हमारी पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो एक ये शुरुआत है, वी वेलकम इट, ये इसको आगे ले जाने की जरूरत है, इसमें लॉ से ज्यादा लॉ से के साथ लोगों को जोड़ना जरूरत है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और शायद इस तरह के सवाल भी करने होंगे। स्वाति, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आमतौर पर कोई बच्चा जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहा है, चाहे उसके पेरेंट्स हों या उसके टीचर्स हों, सभी लोग हों, ये सभी जानते हैं कि भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक लिमिटेड सेट ऑफ सीट्स हैं जिसमें देश भर से बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पर मेरा सबसे बड़ा चिंता यही हो जाती है कि इस तरह के ट्रैप में लोग फंस कैसे जाते हैं, जहाँ पे सीधे कह रहे हैं कि भाई 100% सीट पक्की। ये बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब ये काम कैसे करता है, ये बड़ा सवाल है। क्या, जैसे मैंने कहा कि वो क्या कम्युनिकेशन उनकी इस तरह की है कि वो या बाजार ऐसा बना दिया गया है कि लोगों के सोचने समझने की शक्ति वहां पर काम नहीं करती। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फियर एक ऐसा इमोशन है, जब वो प्रोवोक होता है तो जो लॉजिक है वो बैक सीट ले लेती है, और हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, वो अपनी जो कमाई है उसका चंक बच्चे की पढ़ाई पे देने को तैयार है, वो अपनी बहुत सारी नेसेसिटीज पे रोक लगा देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है जो उनके बस में हो पाए वो कर दें। और वो जो फियर उन्हें दिखता है कि अगर हमने ये नहीं किया और हमारा बच्चा ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो हम कितना गिल्टी फील करेंगे। तो ये जितनी संस्थाएं हैं, ये जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एक बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन पे प्ले करते हैं। और एज पीपल इन दिस इकोसिस्टम, आपने राइटली कहा, पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटोर्स, एजुकेटर्स, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, जहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने मोटिवेशन और डिसिप्लिन से किसी एग्जाम को क्लियर करते हैं, ना कि एक इंस्टीट्यूट का स्टैंप लेने से। तो वो एक चेंज, पैराडाइम शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव की जरूरत है, और वो बच्चा अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे फ्रजाइल इस पूरे वातावरण में बच्चा है। तो हम उस बच्चे को ऐसा कुकून दें, हमको ये कि मानना उसे होगा कि fear से हमारा बाहर तजुर्बा निकाले। या पेरेंट्स का, टीचर्स का, उनका तजुर्बा उस बच्चे से ज़्यादा है, तो शायद उस तजुर्बे का इस्तेमाल ज़्यादा हमें करना होगा। डॉक्टर प्रतिभा, मैं इस पूरे एक्शन में जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस कराना चाहता हूँ वो ये है कि 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना इसमें है। आपको लगता नहीं कि ये जो इतना कमा रहे हैं, अगर उनकी एक आध फाइंडिंग ऐसी मिल जाती है जिसको शायद वो कहीं से मैनेज भी कर सकते हैं, या अगर उनके इस मिसगाइडेंस को पकड़ भी लिया जाता है, तो ये बड़ी ऐसी रकम है कि उनके लिए शायद एक आध केस में तो कोई दिक्कत नहीं, चलो जुर्माना भर दिया। नहीं, जुर्माने की रकम से ज्यादा ये जो इनकी पूरी जो कमाई है वो भी सोशल एनवायरनमेंट से है, उनके एक स्टेटस सिंबल से है, और जो उनका जो एक इमेज को नुकसान होगा वो पैसे से ज्यादा नुकसान है, उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि उसको मीडिया भी बोले कि ये लोग झूठा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एक ये जो झूठा ख्वाब दिखाते हैं, मेरे हिसाब से इसके कारण जो बच्चे होते हैं वो उस ख्वाब से पे नीचे उस स्तर पे पूरे नहीं उतरते, इसीलिए सुसाइड रेट इतनी बढ़ रही है, क्योंकि वो ख्वाब ही गलत है। जो कि भी लास्ट ईयर 65 वाले को हमने आईआईटी में पहुंचा दिया, उसका सडनली 100% आ गया, तो पेरेंट्स सोचता है कि अरे ये टीचर तो बहुत कमाल का है, कोई मैजिक का छू मंतर है और मेरे बच्चे को सडनली ये इसकी लाइफ चेंज कर देगा। ये जो विज्ञापन है ये गलत है, और ये जो एस्पिरेशन वो बिल्ड करते हैं, जो ये एक झूठा स्वप्न दिखाते हैं, वो गलत है। और वो जुर्माने से ज्यादा ये जब अगर मीडिया में आता है कि भी इन्होंने आपको झूठे ख्वाब दिया, इनकी जो भी ये बोल रहे हैं वो गलत नहीं है,
इसके लिए जुर्माना किया तो पैसे से ज्यादा उसकी जो इमेज पे ठोकर पड़ेगी वो ज्यादा, उसकी हमें ज्यादा महत्व है, उसका उनको यही करना होगा। और मेरे ख्याल से पड़ेगा। ये आजकल तो सोशल मीडिया का हथियार है, स्टूडेंट्स के पास भी है, हर किसी के या। पास है। तो मेरे ख्याल से शायद मामला छोटा हो या बड़ा, हर किसी को लाइमलाइट में लाना होगा, हर किसी को ऊपर उठाना होगा। एक आखिरी सवाल स्वाति, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, कोई रिकमेंडेशन और आप देना चाहती हैं कि और अगर इस सिस्टम को और फिल्टर किया जा सकता है तो वो क्या होगा? थोड़ा शॉर्ट में आंसर चाहूंगा, समय कम है मेरे पास। सॉरी, ये एक विशियस सर्कल है जिसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये शुरू होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो लिमिटेड सीट्स रखते हैं और बच्चों पे इतना स्ट्रेस डालते हैं। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे जो अनरियल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से। आई थिंक एट मल्टीपल लेवल्स अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स विल हैव टू चेंज। मुझे लगता है कि ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को के मार्केटिंग कैंपेन्स को बैन करने से हम बहुत पार्शियल वे में इसे अचीव कर पाएंगे। इसमें बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें पैराडाइम शिफ्ट हर किसी के पर्सपेक्टिव में लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग वो बॉडीज जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं। क्योंकि अगर वो इस तरह का प्रेशर बनाएंगी और लिमिटेड सीट्स रहती हैं, इतने बच्चे अपीयर करते हैं, तो जाहिर है कि प्रेशर तो बच्चे पे होता ही है। तो आई थिंक ऑल द स्टेक होल्डर्स विल हैव टू टेक चार्ज करेंगे। स्वाति, डॉक्टर प्रतिभा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बहुत ही बेहतर विश्लेषण के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिनकी दुनिया हम बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दुनिया में किसी तरह का दबाव ना हो, और एग्ज़ाम्स हों या जीवन हो, ये सभी में जो है वो शायद प्रतियोगिता बनी रहेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है जीवन। और आजकल के दौर में जिस शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आपकी मेंटल हेल्थ। मन से जो है हम बड़े होते हैं और मन से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हर चीज़ में थोड़ा सा तोलिए मोलिए। आप एक स्मार्टफोन भी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि साहब उसमें कितना, कौन सा सॉफ्टवेयर लगा है, कैमरा उसका कैसा है। तो ये तो आपकी पढ़ाई, आपके जीवन से जुड़ा प्रश्न है, आपके भविष्य से जुड़ा है। तो खूब रीजनिंग कीजिए, सब चीज़ें ठोक बजा के, और केवल विज्ञापन और चमकीली चीज़ों पर मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम कुछ अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाजार में आज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ और आखिर में निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में तेजी दिखी। कैसे रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो बाजार में हैवी गिरावट नज़र आई। निफ्टी देखे तो 4 मंथ के लो लेवल को टच करता हुआ नजर आया। ये दूसरा हफ्ता है जब इसमें हमें लगातार बिकवाली नजर आई। वीकली बेसिस पे देखे तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए दूसरे हफ्ते के लिए। साथ ही साथ दोनों ही इंडेक्स ने इस हफ्ते में 3 मंथ के लो लेवल को टच किया है। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी इकलौता ऐसा मेजर सेक्टोरल इंडेक्स है जो प्रॉपर्ली हरे निशान में बंद हुआ, और इसके टॉप गेनर्स में हमें इन्फोसिस और एल&टी टेक नजर आता है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी मेटल और निफ्टी बैंक ने 2 महीने के निचले स्तर को छुआ है इस हफ्ते। पीएसयू बैंक ने 2 हफ्ते से जो लगातार खरीदारी कर रहा था वो अब लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो ऑटो, रियल्टी और एनर्जी इंडेक्स ने 5 मंथ के लो लेवल को टच किया। साथ ही साथ एफएमसीजी इंडेक्स ने भी 4 मंथ के लो लेवल को टच किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बेयरिश हफ्ता रहा है। लेकिन अगर निफ्टी को स्पेशली चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी 200 डीएमए के आसपास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। तो आने वाले हफ्ते में हमें कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव होप्स नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। तो शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, जहां पर कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 6% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जो है 22% की ग्रोथ देखने को
मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 1237 करोड़ से बढ़कर 1510 करोड़ पर देखने को मिली है। वही बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो है 7% की ग्रोथ देखने को, 7% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं मार्जिन में भी हमें जो है 27.1% से बढ़कर 27.4% पर देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो नंबर आया है HAL के वो अच्छे आए हैं। अगला जो स्टॉक है भारत फोर्ज, जहाँ पर कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 2.3% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जो है 13% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो 215 करोड़ से बढ़कर 243 करोड़ पर देखने को मिली है। वही बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो है 4% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में हमें जो है 16.5% से बढ़कर 17.5% पर देखने को मिला है। अगला जो स्टॉक है इप्का लैब, जहाँ पर कंपनी ने अपनी रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें 15.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जो है 58% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 145 करोड़ से बढ़कर 229 करोड़ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो है 22.4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं मार्जिन्स में हमें जो है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 17.7% से बढ़कर 18.7% पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर आए हैं इप्का लैब के वो स्ट्रॉन्ग आए हैं। अगला जो स्टॉक है आइशर मोटर, जहाँ पर कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे, लेकिन कंपनी का जो अर्निंग था वो वीक था। लेकिन अगर बात करें मैनेजमेंट कमेंट्री की, तो वो स्ट्रॉन्ग आ रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि पोस्ट फेस्टिव डिमांड जो है हायर है अगर एज़ कंपेयर करेंगे प्री फेस्टिवल डिमांड से। इसी के साथ साथ पोस्ट फेस्टिव जो इन्वेंट्री है वो 2 से 3 वीक्स की है। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि ट्रैक्शन में भी उनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है नवंबर महीने में इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी और वॉक-इन्स में। तो हमने बात कर ली HAL की, भारत फोर्ज की, इप्का लैब की और आइशर मोटर्स की। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आखिरी शेयर जो है जियो फाइनेंस और जोमेटो। तो ये दोनों ही स्टॉक जो है FNO के पार्ट होने वाले हैं। इसी के साथ साथ एनालिस्ट का मानना है कि ये दोनों स्टॉक जो है जो निफ्टी का निफ्टी 50 का जो नेक्स्ट रीजिंग है उसमें उसके पार्ट हो सकते हैं। करेंगे रविंद्र आपका। बढ़ते हैं आगे। बाजार में गिरावट पर और अमेरिका में नई सरकार को लेकर सरकार की क्या राय है, पूरी डिटेल दे रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। पर शेयर मार्केट में गिरावट है, पर इससे कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। ऐसे टॉप सूत्र बताते हैं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा पैनिक का विषय नहीं है। इसमें ये जो एक करेक्शन है नॉर्मल हेल्दी करेक्शन है, इसमें कोई बड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। FIAs जो हैं जो गए हैं वो वापस भी आएंगे, ये भी कॉन्फिडेंट सरकार इस बात को लेके काफ़ी निश्चिंत है कि वो वापस भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है कि जब ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात होती है। जनरली अगर करेक्शन ज़्यादा रहे तो बड़े जो मंत्रालय हैं वहाँ पे गलियारों में बातचीत काफ़ी होती है कि क्या किया जाए आगे और क्या हो रहा है। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी पैनिक की बात नहीं है। सरकार लॉन्ग टर्म निवेशक जो हैं उनके लिए काम कर रही है और सरकार जानती है कि बहुत बड़ा चीज़ इसमें पैनिक करने की चीज़ नहीं है। हालांकि दूसरा मुद्दा है ट्रंप की प्रेसिडेंसी यूएस में लेकर जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुआ है, इससे ये कह सकते हैं कि टैरिफ वॉर नई तरह से छिड़ सकती है। ये कुछ एप्रीहेंशन है सरकार की, पर ये वेट एंड वॉच मोड में है सरकार अगर ट्रंप प्रेसिडेंसी की बात करें। दूसरी बात ये कि ट्रंप प्रेसिडेंसी के आने से कुछ फायदे भी हो सकते हैं भारत को, और इस सब के बारे में अभी देख रही सरकार वेट एंड वॉच मोड में है। पर जो करंट करेक्शन हुई है मार्केट में उस पर कोई भी बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ऐसे सरकारी सूत्रों का कहना है। करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।